हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज है अपनी यूपीएससी सीरीज 2027 का पार्ट 13। आज अपन कवर करने वाले हैं ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो, एग्जाम आने ही वाला है। आपको लग रहा होगा कि अभी तो जुलाई हुआ है, अभी से कैसे एग्जाम आ रहा है। जी नहीं, एग्जाम तो आ ही रहा है। कब ये टाइम निकल जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आपको अभी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम मिशन मोड पे आके, कि भाई बहुत ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। अभी से आप लोग ऐसे अच्छे से शेड्यूल्ड वे में पढ़ते रहोगे, तभी आगे जाकर आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बनेंगे। देखो, एंड मोमेंट पे तो हर कोई मेहनत करता है। जो अभी मेहनत करता है वही पेपर निकालते हैं। तो आप लोगों को मेहनत तो अभी ही करनी है। जितना आप प्रीलिम्स से एक महीना पहले मेहनत करते हो ना, उतनी मेहनत आपको आज भी करनी है, कल भी करनी है, प्रीलिम्स तक करनी है, तब जाके आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ऐसे हंसी मजाक में नहीं निकल जाता। तो आप पढ़ते रहें। आज अपनी सीरीज का आ गया है पार्ट 13। अपन जल्दी जल्दी पार्ट्स लाते जाएंगे, जिससे जल्दी जल्दी आपका होता जाए पोर्शन कवर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये इमेज देखिए आप लोग। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी के बारे में। यूएनएससी की 1267 सैंक्शंस कमेटी की ये मीटिंग हो रही है। अजीब सा नाम लग रहा है ना, यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी। देखो, ये तो इसका बाय ऑफिशियल नंबर नाम है। वैसे इसको ऑफिशियली बोला जाता है दाएश या अलकायदा सैंक्शंस कमिटी। ये कमिटी डील करती है अलकायदा के ऊपर सैंक्शंस लगाने के, या जो भी टेररिस्ट या कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, कोई एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा से जुड़ी है, तो उसमें सैंक्शंस लगाने का काम करती है ये कमिटी। सैंक्शंस लगाती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको एक्सपोज वगैरह करती है। तो ये कमेटी वैसे तो डील करती है सिर्फ और सिर्फ अलकायदा से, कि अलकायदा को कैसे कंट्रोल करें, उन्हें कैसे सैंक्शंस करें। इसका नाम है यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमिटी। ये फॉर्म हुई थी 1999 में। फिर 9/11 के अटैक के बाद ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। डायरेक्ट यूएसए पे अटैक था। यूएनएससी तो यूएसए की ही सुनता है। तो ये सैंक्शन हुई, फिर 2011-14 में भी सैंक्शंस, मतलब ये मजबूत होती गई, ये कमेटी सैंक्शंस बढ़ते गए। आइए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 sanctions committee was established in 1999. Later it was strengthened after the 9/11 attacks with updates in 2011 and 2015. It is officially known as Daesh and Al Qaeda Sanctions Committee. इसका कंपोजिशन कैसा होता है? देखो, यूएनएससी में मेंबर्स होते हैं 15। 15 में से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब आपको बताना है यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स कौन हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए गया। देखो, यूएन में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। यूएन में से 5 मेंबर्स तो परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और 10 मेंबर कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है नॉन परमानेंट मेंबर्स। ऑल 15 members of the UNSC are members of the 1267 committee. देखो, जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होगा ना, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी देश होंगे ना, वो इसके मेंबर हैं। तो 5 देश तो परमानेंट मेंबर्स ही हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शंस कमेटी के। ठीक है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं इसमें? डिसीजंस ऑन लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग आर अडॉप्टेड बाय कंसेंसस। ये 15 मेंबर्स मिलके बनाते हैं कंसेंसस, कि किसको लिस्ट करना चाहिए, किसको डीलिस्ट करना चाहिए, किस पे सैंक्शंस लगाने चाहिए, किस पे नहीं लगाने चाहिए। इसका मैकेनिज्म कैसे है? एनी मेंबर स्टेट कैन सबमिट अ प्रपोजल फॉर लिस्टिंग एन इंडिविजुअल, ग्रुप और एंटिटी। देखो, इसका मैकेनिज्म ऐसा कहता है कि यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनमें से कोई भी मेंबर स्टेट प्रपोजल सबमिट कर सकता है इस कमिटी को, कि इस इंडिविजुअल पे या ग्रुप पे या इस एंटिटी पे आप सैंक्शंस लगाएं कि अलकायदा से जुड़े हुए हैं। फिर ये जो 15 मेंबर की जो कमिटी है ना, जो यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर्स हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इन 15 मेंबर स्टेट्स मिलके कंसेंसस करते हैं जो इस कमिटी में है, कि इसको लिस्ट करना चाहिए, डी लिस्ट करना चाहिए, सैंक्शंस लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, ऐसे इसका काम होता है। यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी को बोला जाता है अलकायदा सैंक्शंस कमेटी या दाइश। ठीक है, 1999 में ये बनी थी। आपको याद रखना है इसके बारे में हर एक चीज, कि ये कब बनी थी, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है।
यूपीएससी तो ऐसे सवाल बना लेगी कि इसमें सिर्फ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स नहीं होते यूएनएससी के। जी नहीं, इसके कंपोजिशन में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और डिसीजन कैसा होता है, कंसेंसस से डिसीजन होता है। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है। फिर यूपीएससी एक ऐसा सवाल भी बना सकती है, क्या सिर्फ जो इसके मेंबर हैं वही प्रपोजल दे सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, ग्रुप को या एंटिटी को लिस्ट करने के लिए, एडी लिस्ट करने के लिए। जी नहीं, यूएन का कोई भी मेंबर स्टेट इसमें दे सकता है प्रपोजल, तभी तो है। बस ये जो 15 है ये इसका क्या करेंगे, ये इसका करेंगे कंसेंसस कि इसको डिलिस्ट करना चाहिए या लिस्ट करना चाहिए, यही सब बातें हैं। अब आप लोगों को याद रखना अच्छे से यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी क्या है, किससे डील करती है। ठीक है, इसका रोल क्या है। इट मेंटेन्स अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंड टेरर एंटिटीज, particularly those linked to Al-Qaeda and the Islamic State। देखो ये थोड़ा इस्लामिक स्टेट के बारे में भी देख लेती है, अलकायदा के बारे में भी देख लेती है। फोकस इसका मेनली अलकायदा पे ही है, पर धीरे धीरे जैसे उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा वीक होने लगा, इस्लामिक स्टेट उभरने लगा, तो ये इस्लामिक स्टेट के मैटर्स भी देख लेती है। इट इम्पोजेस मेजर्स सच एज ट्रैवल बैन्स, एसेट फ्रीज और आर्म्स एम्बार्गोस टू कर्ब टेररिज्म। ये काम क्या क्या करती है, किसी इंडिविजुअल पे ट्रैवल बैन लगा दिया कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, किसी एंटिटी के एसेट फ्रीज कर लिए, बैंक अकाउंट सीज कर लिया, या आर्म्स पे रोक लगा दी टेररिज्म कर्ब करने के लिए, यही सारे इनके काम हैं। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी यूएनएससी 1267 कमेटी क्या है और इसके रोल क्या है, ये क्या क्या काम करती है। आपको हर एक चीज याद रखनी है, ये किस साल में बनी थी, इसका ऑफिशियल नेम क्या है। 1267 तो इसका नंबर है यूएन वाला, इसको बोला क्या जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यूपीएससी सवाल बनाता है इन कमिटीज में से। वॉशिंगटन कंसेंसस, देखो नाम ऐसा है तो आपको लगेगा कि कुछ वॉर वगैरह से रिलेटेड है, कुछ ट्रीटी वगैरह से रिलेटेड है, कि यूएस ईरान की कोई ट्रीटी हुई होगी या कोई पीस मिशन होगा अमेरिका का, या अमेरिका में कुछ वॉर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, यही आपको लगेगा नाम से वॉशिंगटन कंसेंसस से। पर ये रियलिटी में इकोनॉमी से रिलेटेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है। ये बात है लेट 1980s की, जब ना न्यू लिबरल आइडियाज की बहुत ज्यादा बातें करी जाती थी। न्यू लिबरल आइडियाज जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, डीरेगुलाइजेशन होना चाहिए, कैपिटलिस्ट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, इकोनॉमी भी मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ये सब बातें करी जाती थी उस जमाने में। तो अमेरिका में लेट 1980s में एक बैठक हुई थी जिसको बोला जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस। उस बैठक में कुछ 10 प्रिंसिपल आइडियाज या आप कह लो प्रिस्क्रिप्शंस, 10 चीजों पे सहमति बनी थी कि इन चीजों को फॉलो करके हम इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ऐसी बात हुई थी। ठीक है, आइए डिटेल में देखते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस के बारे में। एक बात आप याद रख लो, वॉशिंगटन कंसेंसस किससे रिलेटेड है, ये वॉर वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये। आइए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। वॉशिंगटन कंसेंसस, अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस प्रमोटिंग मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स। फ्री मार्केट के बारे में बात करी जाती है इनमें। The Washington Consensus is a set of 10 neoliberal market-oriented economic policy recommendations aimed at developing countries, particularly in Latin America, coined by economist John Williamson in 1989, promoted by Washington-based institutions like the IMF and World Bank. It emphasized fiscal discipline, privatization, trade liberalization, and deregulation to achieve economic growth. देखो लेट 1980s में ना इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके बहुत बातें करी जाती थी, बहुत जरूरत भी थी। तो वहां पे एक अप्रोच चली थी न्यू लिबरल अप्रोच। न्यू लिबरल अप्रोच बात करती है लिबरलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अपने एलपीजी रिफॉर्म्स भी इनसे रिलेटेड मान सकते हो आप, डायरेक्टली नहीं है पर इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पे बात करी जाती थी कि ट्रेड का लिबरलाइजेशन होना चाहिए, डीरेगुलेशन होने चाहिए, कि ट्रेड में काफी सारे रेगुलेशन है तो रेगुलेशन वगैरह भी कम होने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, कैपिटलिस्ट अप्रोच माननी चाहिए, और इकोनॉमी होनी चाहिए मार्केट ओरिएंटेड। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को लेके एक बैठक हुई थी। बैठक में 10 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, 10 रिकमेंडेशंस बनाई गई थी, तो उसी को कहा जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस।
इसका नाम दिया था जॉन विलियमसन ने 1989 में। ठीक है, तो आपको पहला और दूसरा पॉइंट अच्छे से याद रख लो। एक बार मैं फिर रीड कर देता हूँ। वॉशिंगटन कंसेंसस, अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस प्रमोटिंग मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं जो प्रमोट करते हैं मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म। सीधा यूपीएससी पूछ लेगा वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है। वॉशिंगटन कंसेंसस इकोनॉमिक पॉलिसी के रिकमेंडेशंस हैं जो प्रमोट करते हैं मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स। सिंपल सी बात है, वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी के रिकमेंडेशंस है जो प्रमोट करते हैं मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स। ये 10 रिकमेंडेशंस हैं, 10 प्रिस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, ये न्यू लिबरल आइडिया को फॉलो करते हैं, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, और इनका नाम दिया था जॉन विलियमसन ने। इसके आगे यूपीएससी नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो पहले ऐसे ही घुमाएगा कि वॉशिंगटन कंसेंसस कुछ वॉर से रिलेटेड है, कोई ट्रीटी हो रही है, ऐसे ही लगेगा आपको। पर ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे घुमावदार बैठ रहा है और यूपीएससी घुमाता बहुत अच्छा है सवाल। तो आपको क्लियर होना चाहिए वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है। न्यू लिबरल आइडिया है तो आपके ऑप्शनल में भी काम आएगा, काफी जगह काम आएगा, इकोनॉमी में, मेंस में काम आएगा, और ऐसी चीजें पूछ लेते हैं क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी इनको सपोर्ट करते हैं इन आइडियोलॉजी को। ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस में 10 आइडियाज निकले थे ना, ये हैं वो 10 आइडियाज। प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से इतने जरूरी नहीं है, पर आप एक बार रीड कर लीजिए। फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग रिडायरेक्शन होना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म होने चाहिए, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट्स होनी चाहिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, और डीरेगुलेशन होना चाहिए। देखो, इकोनॉमी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये 10 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, काफी जगह काम आएंगे। आप अच्छे से रीड करो, समझो इन चीजों के बारे में। ठीक है, डिटेल में हर एक पॉइंट पे विचार विमर्श करो। जैसे डी रेगुलेशन से ट्रेड पे क्या फायदा हो सकता है, ये आप सोचो आराम से बैठ के, कहीं से भी सोचो, अखबार पढ़ते हुए सोचो, न्यूज देखते हुए सोचो, दोस्तों से डिस्कस करते हुए सोचो। एफडीआई से क्या क्या फायदे हो सकते हैं इकोनॉमी में, टैक्स रिफॉर्म से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स से, पब्लिक स्पेंडिंग रिडायरेक्शन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हर एक चीज पे सोचो, हर एक चीज पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो, 100 वर्ड, 150 वर्ड का, हर एक पॉइंट पे। 10 टेनेट्स है ना, 10 पॉइंट है, हर पॉइंट पे 100 100 वर्ड का पैराग्राफ लिखो। आज एक पे लिखो, कल दो पे लिखो। इससे आपकी इकोनॉमी और गवर्नेंस वगैरह बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है। अपने को ध्यान रखना वॉशिंगटन कंसेंसस है क्या। अब अपन पढ़ेंगे डेवॉन आइलैंड के बारे में। देखो, डेवॉन आइलैंड आता है कनाडा में। कनाडा के ऊपर जो ये काफी सारे आइलैंड्स का ग्रुप है ना आर्टिक सर्कल में, इसको बोला जाता है कैनेडियन आर्टिक आर्चिपलेगो। क्योंकि आर्चिपलेगो का मतलब ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। तो इसी कैनेडियन आर्टिक आर्चिपलेगो में एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है डेवॉन आइलैंड। डेवॉन आइलैंड साइज में बहुत बड़ा आइलैंड है। इसको क्यूबा के साइज से भी कंपेयर करा जाता है। ठीक है, देखो इतना बड़ा आइलैंड है। इसमें ना कोई भी इंसान नहीं रहता, ये अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है। यहाँ पे कोई भी इंसान क्यों नहीं रहता? क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अजीब है, हैबिटेट बहुत अजीब है, टेरेन बहुत अजीब है, एकदम आर्टिक डेजर्ट क्लाइमेट है यहाँ पे। यहाँ पे वेजिटेशन तो नाम मात्र की है, टेरेन भी बहुत रफ है, क्लाइमेट भी बहुत अजीब है। इतना अजीब यहाँ का माहौल है कि इसे मार्स से कंपेयर करा जाता है। इसे मार्स ऑन अर्थ भी बोला जाता है कि इसका एनवायरनमेंट तो मार्स के एनवायरनमेंट जैसा ही है। तो काफी सारी स्टडी भी होती है, नासा के काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं इस आइलैंड पे। इसलिए ये आइलैंड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं इस आइलैंड के बारे में। बॉन आइलैंड, located in Nunavut, Canada, is the largest uninhabited island on Earth, known as Mars on Earth. Its extreme cold, barren, polar desert landscape is used by NASA to stimulate Mars mission and test equipment. देखो, एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ये बिल्कुल ही बंजर है, बिल्कुल ही बैरन है, ये बिल्कुल ही पोलर डेजर्ट लैंडस्केप है, ये बिल्कुल ही मार्स जैसा लगता है। इसलिए नासा इसे यूज करती है अपने मार्स मिशन के टेस्ट वगैरह करने के लिए, इक्विपमेंट टेस्ट। आइलैंड फीचर्स अ 20 किलोमीटर वाइड ह्यूटन इम्पैक्ट क्रेटर एंड हैज नो परमानेंट रेजिडेंट्स।
देखो ये बात आपको याद रखनी है कि इस आइलैंड पे एक ह्यूटन इम्पैक्ट क्रेटर है। ह्यूटन इम्पैक्ट क्रेटर कौन से देश में पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कनाडा में? डेवॉन आइलैंड में पड़ता है। डेवॉन आइलैंड मार्स जैसा है, इसे मार्स ऑन अर्थ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बैरन है, यहाँ पे कोई रहता नहीं, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है। ठीक है, अब इस स्लाइड से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। डेवॉन आइलैंड कहाँ पर है? कनाडा में है। क्यों खास है? क्योंकि इसे मार्स ऑन अर्थ बोला जाता है। क्यों मार्स ऑन अर्थ बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड है, बैरन है, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक ह्यूटन इम्पैक्ट क्रेटर नाम का क्रेटर है। ये सब आपको रखना है याद। यहाँ पे नासा अपने एक्सपेरिमेंट करता है मार्स मिशन से रिलेटेड वाले। और ये एक फैक्ट और है, इट इज द लार्जेस्ट अनइनहैबिटेटेड आइलैंड ऑन अर्थ। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। ठीक है, एक बार डिटेल में भी रीड कर लेते हैं। लोकेशन, सिचुएटेड इन द कैनेडियन आर्टिक आर्चिपेलागो नूनावुट। देखो नूनावुट वहां की प्रोविंस है कनाडा की। साइज, इट इज द लार्जेस्ट अनइनहैबिटेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड, ऑफन कंपेयर्ड इन साइज टू आयरलैंड और क्यूबा। मार्स ऑन अर्थ बोला जाता है इसे ड्यू टू इट्स कोल्ड, ड्राई एंड रॉकी टेरेन. It serves as a top terrestrial analog for Mars, used for training astronauts and testing rover technology. देखो मार्स पे जो व्हीकल यूज करते हैं ना, रोवर, उसको भी यहाँ पे टेस्ट करा जाता है कि मार्स की टेरेन भी ऐसी ही है, ऐसी ड्राई रॉकी कोल्ड टेरेन है। एस्ट्रोनॉट्स की प्रैक्टिस वगैरह भी यहीं पर होती है। इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। द आइलैंड फीचर्स द ह्यूटन इम्पैक्ट क्रेटर। अपने नोट्स में इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ह्यूटन इम्पैक्ट क्रेटर को। ये कहाँ पड़ता है? डेवॉन आइलैंड पे पड़ता है and is largely covered by the Devon ice cap in its eastern region. Environment, it is polar desert with minimal vegetation, experiences very low temperature and sparse precipitation. देखो प्रेसिपिटेशन यानी कि स्नो भी यहाँ पे नाम मात्र की ही गिरती है। ठीक है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होता, बहुत नाम का वेजिटेशन है यहाँ पे। बर्फ बर्फ भी कम गिरती है, बारिश भी नाम की होती है, ऐसा हाल है। ये डिस्कवर करा गया था 1616 में। अर्ली अटेम्प्ट्स एट सेटलमेंट, देखो यहाँ पे 1930s के टाइम पे सेटलमेंट के ट्राई व्राई भी करा गया था, पर इतना हार्श क्लाइमेट है कि यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता, कोई बस ही नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं और चले जाते हैं, कोई यहाँ का निवासी नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है डेवॉन आइलैंड के बारे में। यूपीएससी सवाल पूछता है ऐसी जगहों से। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये जरूरी आइलैंड है, और साइंटिफिक व्यू के लिए भी जरूरी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। दो टॉपिक्स में से आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना ही है ये आइलैंड के बारे में एक एक चीज। ये देखिए आप लोग एक बार, ये कुछ छोटी छोटी मछलियां लग रही है ना, काले रंग की, सूखी हुई सी। तो जैसी ये दिख रही हैं वैसे ही इनका नाम, ये है ब्लैक ड्राइड फिश। ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में बहुत ज्यादा फेमस हैं। आंध्र प्रदेश में लोकली इनको करेलू या करीमीन बोला जाता है तेलुगु लैंग्वेज में। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाली फिशेस होती हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, और कई सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं इनमें। इनको ना पकड़ा जाता है, मतलब इनको पाला जाता है झीलों वगैरह में। ये फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। फिर इन फिशेस को ना ये लोग सुखाते हैं, सन में सुखाते हैं, इसलिए ड्राइड फिश बोला जाता है इनको। काले रंग की होती हैं और सन में सुखाते हैं, इसलिए इनको ब्लैक ड्राइड फिश बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में इनको करेलू या करीमीन बोला जाता है लोकली। इन फिशेस को पकड़ा जाता है, फिर इनको ऐसे कारपेट बिछा के सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है सन में। और इनमें क्या क्या मिलाया जाता है? नमक मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं, लाल मिर्ची वगैरह मिलाते हैं, और कुछ फ्लेवर वगैरह मिलाते हैं। फिर इनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर ये सूख जाते हैं तो इनको बनाकर खाते हैं। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसमें एक तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और विटामिन और मिनरल्स होते हैं। कोलेरू लेक करके एक लेक है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी और कृष्णा बेसिन के बीच में पड़ती है, फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू लेक। उसमें भारी मात्रा में इनका एक्वेटिक कल्टीवेशन होता है। ठीक है, आइए डिटेल में देखते हैं इस फिश के बारे में। ब्लैक ड्राइड फिश, करेलू करीमीन। ब्लैक ड्राइड फिश इज अ ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट रिच delicacy from Andhra Pradesh.
valued for its high protein, omega-3 fatty acids, vitamins and minerals, long shelf life। देखो ये खराब भी नहीं होती काफी टाइम तक, इनमें विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। ये फेमस है आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा, वहां पे इसको करेलू या करीमीन बोला जाता है। देखो यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है करेलू क्या है, करीमीन क्या है। क्यों? क्योंकि आजकल ये पैकेट में बन के बिक रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी बहुत है, शेल्फ लाइफ भी बहुत है, लोग कहते हैं टेस्ट वगैरह भी अच्छा होता है, हम तो वेजिटेरियन है, हमें पता नहीं। देखो फ्रेशली caught fish are cleaned, salted and naturally sun dried on mats or racks using chemical free methods involving salt, turmeric and crushed chilies, enhancing flavor and nutrition। एक तो इसे केमिकल फ्री तरीके से बनाया बनाया जाता है, इसलिए भी फेमस हो रही है। द फिश आर प्राइमरीली हार्वेस्टेड फ्रॉम कोलेरू लेक। देखो इस स्लाइड से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। ब्लैक ड्राइड फिश के बारे में सब कुछ याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की फेमस है, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं और शेल्फ लाइफ लंबी होती है। इसको लोकली करेलू या करीमीन भी बोला जाता है, ये बात भी आपको रखनी है याद। यूपीएससी सवाल बना सकता है। एक बार कोलेरू लेक के बारे में भी देख लेते हैं। देखो कोलेरू लेक एक रामसर साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, और ये काफी वाइटल रोल भी प्ले करती है फ्लड बैलेंसिंग में, क्योंकि जब ये पड़ती है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में कोलेरू लेक, तो जब भी इन गोदावरी या कृष्णा नदी में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है ना, तो ये कोलेरू लेक में आके पानी रुक जाता है और फ्लड आने से बच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कोलेरू लेक की। साथ ही साथ फिश कल्टीवेशन भी होता है इस लेक में, तो लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलता है। और ये रामसर वेटलैंड है, बहुत जरूरी रामसर वेटलैंड है ये। एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में। कोलेरू लेक is one of the India's largest shallow freshwater lakes, located in Andhra Pradesh between the Krishna and Godavari river deltas, spanning about 308 square kilometers. It acts as a vital flood balancing reservoir and is internationally protected as a Ramsar wetland। देखो जब मैं आपको पहले समझा रहा था ना, तो मैंने ऐसे बोल रहा था कि कोलेरू लेक इंडिया की लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो वो बोलते बोलते हो गया था, वो बात आप याद रखना कि कोलेरू लेक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, आज देखेंगे अपन ब्राजील की बॉर्डर्स के बारे में। देखो ब्राजील कितना बड़ा देश है, ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। इंडिया 7th लार्जेस्ट है, ब्राजील 5th लार्जेस्ट है। देखो कितना बड़ा है ब्राजील, लगभग पूरे साउथ अमेरिका में ही पड़ता है ब्राजील। ब्राजील ना साउथ अमेरिका की लगभग हर कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, सिवाय चिली के और इक्वाडोर के। आप मैप में देखो, साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज है ना, ब्राजील लगभग सबसे बॉर्डर शेयर करता है सिवाय 2 कंट्रीज के। वो 2 कंट्रीज हैं इक्वाडोर और चिली। तो आप लोगों को ब्राजील की बॉर्डर्स बस ऐसे याद रखनी है। मेनलैंड साउथ अमेरिका के सारे देशों से ब्राजील बॉर्डर शेयर करता है, सिवाय इक्वाडोर और चिली के। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन ब्राजील की बॉर्डर्स। देखो ब्राजील बॉर्डर शेयर करता है फ्रेंच गुआना से। फ्रेंच गुआना ना फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है, ये बात आप रखना याद। ब्राजील बॉर्डर शेयर करता है फ्रेंच गुआना से, सुरीनाम से, गुआना से, वेनेजुएला से, कोलंबिया से, पेरू से, बोल्विया से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से और उरुग्वे से। ठीक है, ब्राजील करता है 10 देशों से बॉर्डर शेयर। कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील? 10 कंट्रीज से शेयर करता है। साउथ अमेरिका में लगभग हर कंट्री से ही बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील, सिवाय इक्वाडोर और चिली के। ब्राजील के नॉर्थ में आता है फ्रेंच गुआना, जो फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है। साथ ही साथ ब्राजील के नॉर्थ में आता है सुरीनाम, गुआना भी नॉर्थ में आता है, वेनेजुएला भी नॉर्थ में आता है। नॉर्थ वेस्ट में आता है कोलंबिया, वेस्ट में आता है पेरू, बोल्विया। बाकी साउथ और साउथ वेस्ट में आते हैं पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक है, ये 10 देश हैं, आपको रखने हैं याद। और ब्राजील के ईस्टर्न साइड पे आता है अटलांटिक ओशन। देखो कोस्ट लाइन भी कितनी बड़ी है ब्राजील की। ब्राजील में रेन फॉरेस्ट भी बहुत सारा है, तो ब्राजील में नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, साथ ही साथ इतनी बड़ी कोस्ट लाइन भी है। ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, कोई और याद मत रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ब्राजील बॉर्डर कंट्रीज। Brazil shares land borders with 10 countries in South America.
अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, गुआना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला। और फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है फ्रेंच गुआना। इसको फ्रांस भी बोल लेते हैं, पर ये फ्रेंच गुआना ही मानो आप। इट बॉर्डर्स एवरी नेशन ऑन द कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर चिली एंड इक्वाडोर। These neighboring countries are distributed across Brazil borders as follows. नॉर्थ में आता है वेनेजुएला, गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुआना। नॉर्थ वेस्ट में कोलंबिया, वेस्ट में पेरू, बोलिविया, साउथ वेस्ट और साउथ में पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। देखो 10 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील साउथ अमेरिका में। यूपीएससी ट्रैप बनाएगी, ट्रैप में फंसना नहीं है। ट्रैप में फंसोगे कैसे नहीं आप लोगों को इतना याद रखना है कि ब्राजील साउथ अमेरिका की हर कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है सिवाय चिले और इक्वाडोर के। ऐसा स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि ब्राजील साउथ अमेरिका की हर कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बना सकता है यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट। या 4, 5, 6 कंट्रीज दे सकते हैं, आपको बताना है कि ब्राजील से कौन सी बॉर्डर शेयर करती है। चिली और इक्वाडोर नहीं करते, बाकी साउथ अमेरिका की हर कंट्री ब्राजील से बॉर्डर शेयर करती है। इतना समझ लो, आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।